अब वो खबर जिसके बारे में आज दिन भर चर्चा रही। देश भर में आज 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए और दिन भर इन पर चर्चा हुई। सभी पार्टियां इन नतीजों को अपने अपने नजरिए से देखकर खुश हो रही हैं और अपने लिए इन्हें शुभ मान रही हैं। इसलिए अब हम इन्हीं नतीजों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें से कौन से ऐसे नतीजे हैं जिन्हें विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। वो नतीजे भी दिखाएंगे जो आपको चौंका सकते हैं, जिन्होंने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि ये नतीजे आखिर इस इशारा किस तरफ करते हैं। क्या ये उपचुनावों के नतीजे मोदी सरकार पर जनता की राय हैं? क्या ये नतीजे पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई पर जनता का जवाब है? क्या ये नतीजे ये बताते हैं कि बीजेपी के राज में सब कुछ ठीक ठाक है? ये तीनों ही बातें सच हैं और तीनों ही बातें आंशिक रूप से झूठ भी हो सकती है। सबसे पहले हम आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां नतीजे बहुत चौंकाने वाले रहे, जिनसे बीजेपी को चिंता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 1 सीट लोकसभा की थी और 3 विधानसभा की थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए भी पार्टी इन सभी सीटों पर कांग्रेस से हार गई। मंडी लोकसभा सीट जो 2014 से बीजेपी के पास थी और जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद विधायक हैं, वहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने लगभग 7,500 वोटों से इस चुनाव को जीता। इसके अलावा 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में वो सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई। हिमाचल प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनावों के ये नतीजे बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। हालांकि यहां आपको एक और बात समझनी चाहिए। जो विपक्षी पार्टियां इन नतीजों को महंगाई और कृषि कानून के मुद्दे पर जनता की राय बता रही हैं, उन्हें यह जरूर ध्यान रखना होगा कि उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी होते हैं और असली लड़ाई पार्टियों के बीच कई बार नहीं बल्कि लोकल उम्मीदवारों के बीच भी होती है। यानी राष्ट्रीय राजनीति का इन पर ज्यादा असर नहीं होता, लोकल फैक्टर्स का ज्यादा होता है। इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि लोगों ने पेट्रोल की और डीजल की बढ़ी कीमतों से परेशान होकर बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में हरा दिया। लेकिन बीजेपी को चिंता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहां पर बीजेपी की सरकार इस समय मौजूद है और ऐसे समय में बीजेपी का वहां हारना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर अगर मान लीजिए ये जो नतीजे आ रहे हैं ये सिर्फ पेट्रोल डीजल और महंगाई पर ही जनता की राय हैं, तो फिर इन नतीजों की तुलना मध्य प्रदेश के उपचुनावों से भी आपको करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपए ज्यादा है। वहां पेट्रोल प्रति लीटर 118 रुपए है अभी आजकल। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बड़ी आसानी से जीत ली, जबकि पहले ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। इसके अलावा खंडवा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को 82,000 वोटों से हरा दिया। तो क्या हम ये मान लें कि हिमाचल प्रदेश के नतीजे महंगाई पर जनता की राय हैं और मध्य प्रदेश में जो नतीजे हैं वो महंगाई और पेट्रोल डीजल पर राय नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कर्नाटक के नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हैं। वहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली और दूसरी पर कांग्रेस जीत गई। जिस हंगल विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है वो कर्नाटक के हवेरी जिले में आती है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का गृह जिला है। इसलिए कर्नाटक के नतीजों ने भी बीजेपी को चिंता में जरूर डाल दिया होगा। अब आपको उन सीटों के नतीजे बताते हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़ा उलटफेर किया है। जैसे हरियाणा की एलनाबाद सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय चौटाला जीत गए हैं। बीजेपी ने उन्हें कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन पार्टी लगभग 7,000 वोटों से हार गई। इसमें जो बात आपको समझनी है वो ये कि इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ चुनाव में भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, जबकि शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल जेल की सजा पूरी करके कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। इस परिवार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे आपको यह समझ में आया होगा कि भ्रष्टाचार की खबरें हमारे यहाँ अखबारों में तो बहुत छपती हैं, मीडिया उन्हें बहुत जोर शोर से उछालता है, लेकिन जब जनता वोट देने के लिए जाती है तो वो कई बार भ्रष्टाचार को भुला देती है और वो ये देखती है कि किस पार्टी के किस नेता को वो जिताना चाहती है। और
चौटाला परिवार के साथ भी अभी यही हुआ है। ये बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनके लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि वो शायद इस गलतफहमी में जी रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस कमज़ोर हो गई है और चौटाला भी अब सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां हरियाणा में कम से कम उनकी जीत ये बताती है कि वो अभी भी इस गेम में बने हुए हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में जेडीयू भी है, जिसने बिहार की दोनों विधानसभा सीटें जीत ली हैं। बिहार में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने दोनों सीटें जीत ली। लेकिन लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं जीत पाई। ये एक और बड़ी बात है, क्योंकि लालू यादव के बारे में और आरजेडी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बड़े तेजी से उभर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की 3 और मिजोरम और नागालैंड की एक विधानसभा सीट पर भी एक विधानसभा सीट पर भी क्षेत्रीय पार्टियों को ही जीत मिली है, जिनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। असम में बीजेपी के गठबंधन ने सभी 5 सीटें जीत ली हैं और तेलंगाना में भी उसने 1 सीट पर हुए उपचुनाव जो हुए थे वो जीत लिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। यहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया और 4 विधानसभा सीटें जीत ली। इनमें वो 2 सीट भी हैं जो पहले बीजेपी के पास थीं, यानी ममता बनर्जी ने 2 सीटें बीजेपी से छीन ली है। उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को कुछ राहत जरूर दी है। कांग्रेस राजस्थान की 2 और महाराष्ट्र की 1 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि इन सीटों पर उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण रहा उसके उम्मीदवारों की वोटरों पर पकड़ और वहां के स्थानीय मुद्दे, यानी महंगाई या कृषि कानून के मुद्दे पर यह चुनाव नहीं लड़े गए थे। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस अब इसे इसी तरह प्रोजेक्ट करे कि ये जो नतीजे आए हैं ये मोदी सरकार पर जनता की राय है और महंगाई पर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर है। इसे आप केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के नतीजों से समझ सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब शिवसेना को महाराष्ट्र के बाहर किसी राज्य की लोकसभा सीट पर जीत मिली। इस सीट से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पिछले दिनों मुंबई में मौत हो गई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है। संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी उनकी और आत्महत्या उन्होंने की थी। इसके बाद शिवसेना ने उनकी पत्नी को ही टिकट दे दिया और उनके प्रति लोगों की सहानुभूति उनकी पत्नी को जिताने में कामयाब रही। यानी यहां महंगाई और कोई दूसरा मुद्दा नहीं था, लोकल फैक्टर था और उनके प्रति जो लोगों के मन में, परिवार के प्रति जो सहानुभूति थी, उसके दम पर शिवसेना जीत गई। अब आप खुद सोचिए, क्या उपचुनाव को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं? कुल मिलाकर कहें तो 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 1 लोकसभा और 16 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 1 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली। आज इन नतीजों पर किस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, अब आप वो सुनिए। देश में हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। हमें ये चुनाव जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें हम सभी ने मिलकर जो प्रयास किया है और पार्टी को जो विजय हासिल दिलाई है, मुझे लगता है ये एक ट्रेंड सेटर रहेगा और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम विजय हासिल करेंगे। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि
मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते, यही हुआ। ये जो यहाँ पे दिख रहा है जो सिक्किम सेकंड पोजीशन में जा रहा है, क्या बोलते ये अच्छा है। बीजेपी, ये हम आशा कर रहे थे, और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। अभी तक जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद है, उत्साहवर्धक है। अनुसूचित जनजाति में, ट्राइबल्स में, आदिवासी भाई और बहनों में काफ़ी ये प्रचार प्रसार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं भी बनाई और उनको अपने जनजातीय भाई बहनों के सामने भी रखा। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मन में संतोष है कि हमने अपने जनजातीय भाई बहनों के लिए जो योजनाएं बनाई है उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण हमको परिणामों में मिल रहा है। परिणाम हमारे आशा के उम्मीद नहीं आए, विपरीत हैं, पर ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब हम सत्ता में थे तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी हम लोगों ने हारी हैं, इसलिए ये कोई निश्चित पैमाना और मापदंड नहीं है। और न ऐसा लगता है कि कोई कांग्रेस को मैंडेट दिया होगा। जो वोटों का डिवीजन हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी प्रभावित हुई है, वल्लभनगर में भी और दरियाबंद में। अटल जी कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो आपने देखा, सबकी राय इन नतीजों को लेकर अलग अलग है और सब इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं है, इसलिए बीजेपी को कांग्रेस की चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चिंता की बात है बीजेपी के लिए, एक तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में उसकी हार हुई, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी चिंता की बात है कि ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में मजबूत हो रही हैं और इस बार भी उन्होंने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया, 4 सीटें उन्होंने जीत ली। बीजेपी को जो असली चुनौती हमेशा मिलती है, खास तौर पर विधानसभा चुनावों में, वो कांग्रेस से नहीं मिलती, वो मिलती है क्षेत्रीय दलों से। और जो क्षेत्रीय दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे, जैसे ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है। इसी तरीके से हरियाणा में अभय चौटाला ने चुनाव जीता, ये भी बीजेपी के लिए और मनोहर लाल खट्टर के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वहां पर भी जो बीजेपी है उसकी सरकार वहां पर चल रही है। सो बीजेपी को जो सबसे ज्यादा चुनौती मिलेगी और जो ध्यान रखना है वो इन्हीं क्षेत्रीय दलों का रखना होगा। इन नतीजों को देखकर भले ही विपक्ष बहुत खुश हो रहा हो और विपक्ष को लग रहा हो कि ये जो नतीजे आए हैं ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर आए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.